चलिए, गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे ग्रंथि अपची अर्बुद बलाध्याय। ठीक है। तो कल हमने स्तन्य दोष इन दोनों के बारे में वर्णन किया था। और स्तन्य दोष में इन्होंने धात्री को वमन कराने को बोल रखा था, हमने पढ़ा था। और वमन किससे कराने को बोल रखा है? वो निम्ब नुम्ब उससे उसके साथ निम्ब के क्वाथ के साथ वमन कराने को बोल रखा है। ठीक है। और कितने दिन कराना चाहिए? 3 है, 4 है या 6 दिन इन्होंने बमन कराने को बोल रखा था। ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि स्तन रोगों में हमें उपनाह नहीं करना है। एक आचार्य ने बोल रखा है, ये मैं लिखवाना भूल गया यहाँ पे, योग रत्नाकर का। योग रत्नाकर योग रत्नाकर ने स्तन दोष में उपनाह करने को बोला है। उपनाह करने को बोला है। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई किसने बता रखा है? भाई उपनाह तो मना करा रखा है सुश्रुत ने, लेकिन किसने बोल रखा है? योग रत्नाकर जी ने। आइए जरा 18th चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड चिकित्सा। ठीक है। ग्रंथि अपची अर्बुद और गलगंड। ठीक है। इनके अलग अलग इन्होंने पहले आमज ग्रंथि का वर्णन कर रखा है, फिर इसके बाद इन्होंने आगे जो है वातज पित्तज जो पक्व ग्रंथियां हैं उनकी चिकित्सा बता रखी है। तो आमज ग्रंथि में क्या बता रखा है? शोफबत क्रिया। तो वो आम की जब भी अवस्था आएगी तो शोफ वाली ही चिकित्सा करेंगे हम। ठीक है। चाहे वो आमज विदृति हो, चाहे आमज ग्रंथि हो। ठीक है। इसका विस्तार से प्रयोग करेंगे। रोगी की बल की सदा रक्षा करनी है, तो इसमें रक्षेद बलम च अपि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति। इस रेफरेंस को मार्क कर लेना। ठीक है। बंदे इसको सोचते हैं कि राजक्षमा के लिए बोला गया है ये। ठीक है। ये रेफरेंस, ये सुश्रुत ने किसके लिए? वैसे ऐसे ऐसे रेफरेंसेस जिनका मतलब यही रहता है कि भाई बल की रक्षा करनी है पेशेंट की, तो वो राजक्षमा के साथ लगता है आंसर। ठीक है। लेकिन ये सुश्रुत ने किसके लिए बोल रखा है? ग्रंथि के लिए बोल रखा है, आमज ग्रंथि के लिए। फिर तेलम पिबेत सर्पिर अथो द्वयम वा दत्वा बसाम वा त्रिवृतम विदद्यात। कि भाई आपको एक स्नेह का, दो स्नेह का प्रयोग करना, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? दो स्नेहों को इकट्ठा प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यमक। ठीक है। दो स्नेह इकट्ठे प्रयोग किए ना, जैसे घृत और तेल इकट्ठे प्रयोग किए, ये अष्टांग हृदय ने दिया है, ये यमक वाला रेफरेंस। ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा दो स्नेह जो हैं इकट्ठे प्रयोग किए तो यमक बोलेंगे। ठीक है। तीन स्नेह प्रयोग करेंगे इकट्ठे, जैसे घृत तेल बसा, तीनों को इकट्ठा एक ही पेशेंट में यूज करें तो इसको बोला जाता है तीनों को त्रिवृत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चार स्नेहों को महास्नेह बोला जाता है। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? महास्नेह। तो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी किसने दी है? ये अष्टांग हृदय ने टर्मिनोलॉजी दी है स्नेहों के संदर्भ में, कि दो स्नेहों को इकट्ठा प्रयोग करो। जैसे दो स्नेहों को हम कहाँ प्रयोग करते हैं? जहां पे पेशेंट को मरोड़ पड़ रहे हैं, जैसे, है ना, तो वहां पे हम तेल और घृत को दोनों को मिक्स करके, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट है, जैसे क्रॉन्स डिजीज वाला पेशेंट है, अगर उसको ऐसा कंडीशन बन रही है कि उसको मरोड़ लग के स्टूल पास हो रहा है, तो आप जस्ट घृत और तेल इन दोनों को मिक्स करो और थोड़ा सा लवण डाल के पेशेंट को पीने को दे दो, तो ये यमक स्नेह जो है उसका पेन को, मतलब मरोड़ जो आ रहे हैं बार बार, उनको स्टेबल कर देता है। और तेल में भी यहाँ पे हम एरंड तेल का प्रयोग करते हैं, घृतों में तो गौघृत का। सिंपल अच्छे स्नेह की बात कर रहा हूँ, ये मैं सिद्ध साधित कोई तेल की बात नहीं कर रहा, या फिर सिद्ध साधित कोई घृत की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल नॉर्मल यमक स्नेह देते हैं। ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो, तेलम पिबेत सर्पिर सर्पिर अथो द्वयम बा। ठीक है, कि तेल का प्रयोग करो और सर्पी का प्रयोग करो, इन दोनों का। फिर दूसरे नंबर पे दत्वा बसाम बा त्रिवृतम विदद्यात। भाई तीनों बसा भी ऐड कर दी साथ में तो वही त्रिवृत बन गया। अपेहित बात दश मूल सिद्धम वैद्य चतु स्नेहम अथो द्वयम बा। कि भाई दशमूल से सिद्ध चारों स्नेहों को भाई पीने को बोल रखा है। फिर आइए इसके बाद अगला हिंसरा अर्थ, ये गोला कर लेना इसको, कि रोहिणी अमृता भारगी इन सबको करने को बोल रखा है किसमें? वातज ग्रंथि में। तो वातज ग्रंथि की चिकित्सा अब अलग से आती है। ठीक है। तो इसका पहले लेप बता दिया। फिर दूसरा नंबर पे विविध प्रकार के स्नेह और उपनाह अन्य प्रसिद्ध लेपों का प्रयोग करने को बोल रखा है। पकी हुई ग्रंथि में क्या करो भाई? पक गई जो भी, उसमें भाई पस निकाल दो भाई। भेदन करने को बोल रखा है, विदार्य पक्वम, अपेहेद पुयम।
तो ये निकाल के उस व्रण को धोना पड़ेगा, तो प्रक्षालन के लिए आगे द्रव्य बता रखे हैं। फिर एरंड और सेंधा नमक से भी संशोधन करने को बोल रखा है। फिर इसके बाद आगे इन्होंने बोल रखा है कि इनसे सिद्ध तेल से शुद्ध व्रण का रोपण करें, कुछ भी नहीं है ये। फिर आता है पित्तज ग्रंथि। पित्तज ग्रंथि में जलोक्सा की जलोका से रक्त मोक्षण, जलोक जलोका द्वारा रक्त निकालने को बोल रखा है। फिर किसका परिषेक करने को बोल रखा है? दूध और जल का परिषेक करने को बोल रखा है। फिर काकोल्यादि गण की बारी आ जाती है, काकौल्यादि गण को पीने को बोल रखा है। फिर लास्ट में लेप करने को महुआ वाला प्रयोग करने को बोल रखा है, और इसको बार बार लेपन करने को, अभीक्षण मतलब बार बार प्रयोग करने को बोल रखा है। पकी हुई को क्या करेंगे पित्तज बाली में? भाई इसको पस निकाल देंगे, पस निकाल के भाई क्षीरी वृक्ष जो है उनके प्रयोग करने को बोल रखा है। वनस्पति क्षायन, सॉरी क्षीरी वृक्ष ने वनस्पति क्षायों का प्रयोग करने को बोल रखा है। और यष्टि मधु और तिल तेल के साथ व्रण का शोधन करके इसमें प्रयोग करने को बोला है। तो बातें जो ग्रंथि में तो सीधा इन्होंने उपनाह उपनू से ही प्रयोग किया, लेप उपनाह करने को बोल रखा है। और भाई भिन्न करके उसको शोधन कर दो, फिर शोधन करने के भिन्न करके पस निकाल दो, पस निकालने के बाद उसका शोधन करना है, तो एरंड पत्थर और सेंधव लवण का प्रयोग करने को बोला है। लेकिन पित्तज वाली में जलोका से पहले रक्त मोक्षण करो, फिर उसके बाद भाई क्षीर और जल के साथ उसका, क्षीरोदक के साथ उसका प्रक्षालन करो। फिर पान करने के लिए काकोल्य आदि गण बता दिया। फिर लेप करने के लिए भाई मधुक जम्बू वाला इन्होंने गण बताया है। और भेदन करके पस को बाहर निकालो, पस को बाहर निकालने के बाद वनस्पति क्षाएं शुद्ध होके उसमें शोधन करने के लिए तिल और मधुयष्टि। फिर आइए आगे कफज ग्रंथि। कफज ग्रंथि में हृत दोषेषु यथानुपूर्व्य ग्रंथो विषय श्लेषम समुत्थिता स्विन्नस्य विमलापनम एव कुर्यात अंगुष्ठ लोह, इसको गोला कर लेना। अंगुष्ठ लोह उपल वेणु दंडे कि भाई इनसे विमलापन करने को बोला, तो इसको हाईलाइट कर लेना कि किस किन किन द्रव्यों से भाई करने को बोल रखा है विमलापन, इन द्रव्यों से विमलापन करने को बोला है। फिर बिकंक तार आर्गवद काकणांतिका काकादनी, ठीक है, ये वृक्ष मूले आलेपेत, फिर पिंड फल आर्क बारंगी, ये सारे के सारे प्रयोग करने को बोले हैं। इसके बाद अगला आता है अमर्म जातम, कि जो मर्म स्थानों पे उत्पन्न ना हुई हो, ठीक है, और उपयुक्त चिकित्सा विधानों के द्वारा जिसका शमन नहीं होता, उसे भाई अपक्वावस्था में ही चीर कर निकालें। सिर्फ एक एक कफज वाली ग्रंथि में ही ये बोल रखा है कि अपक्व अवस्था में भी इसका भेदन करके फिर रक्त के रुकने पर अग्नि से जला दो, फिर सद्य क्षत विधि से चिकित्सा करने को बोल रखा है। आइए जरा अब आगे। जो मांस ग्रंथि बड़ी और कठिन हो उसमें ही उपयुक्त चिकित्सा विधि का प्रयोग करना चाहिए। पकी हुई ग्रंथि का शीघ्र शस्त्र से करके कफज व्रण, कफजन्य व्रण को नष्ट करने वाले क्वाथों से दो दो संशोधन करने के लिए इन द्रव्यों का प्रयोग करने को बोल रखा है। आइए जरा अब अगला मेदोज ग्रंथि। मेदोज ग्रंथि का जब वर्णन का आता है, तो किसका लेप करने को बोला है इन्होंने? तिल कलक का लेप करने को बोल रखा है। फिर उसके ऊपर कपड़ा लगा दो, ठीक है। दत्वा परिष्टाद द्विगुणम पटांतम, इसको गोला कर लेना भाई, डबल लेयरिंग करके कपड़े की बांधने को बोल रखा है। फिर आगे हुत हुत आशत हुताश तप्तेन मुहुर प्रमृज्य लोहेन दिमान दहन हिताए, कि भाई अग्नि तप्त लोह शलाका से उसको धीरे धीरे जलने से बचाते हुए वैद्य उसको रगड़े, उसको जलाना नहीं है, अग्नि तप्त शलाका को वहां पे भाई प्रमृज्य मतलब वहां पे मर्जन करने को बोल रखा है। फिर आइए इसके आगे मेदोज ग्रंथि में और क्या बताया इन्होंने, देखो ये प्रलिप्य दार्भी मात्र लाक्षाया व प्रतप्तया स्वेदनस्य कार्यम, कि भाई लाक्षा का लेप करके अग्नि से तपा दो और उससे ग्रंथि का स्वेदन करो, अथवा ग्रंथि को शस्त्र से चीर कर मेद को निकाल लो। फिर मेद को निकालने के बाद अग्नि से व्रण को जला दो। इस तरीके से करने के बाद पकी हुई ग्रंथि जो है इसमें गोमूत्र से धोने को बोल रखा है। सारा का सारा द्रव्य बता रखे हैं कि इन सब का तेल, करंजादी तेल, जो आपको ये मिल गया आपको करंजादी तेल द्वारा से, ठीक है, तो इससे इन्होंने जो है प्रयोग करने को बोल रखा है किसमें? मेदोज ग्रंथि। तो मेदोज ग्रंथि में सीधा ही पहला भाई तिल कलक से उसको भाई लेप कर दो, फिर भाई लोह शलाका से धीरे धीरे प्रमार्जन करो, तप्त शलाका से। फिर दूसरे नंबर पे क्या बोल रखा है कि भाई लाक्षा को लेप कर दिया कड़छी के ऊपर, फिर उसको अग्नि तप्त किया, फिर उससे ग्रंथि का स्वेदन किया। लाक्षा से स्वेदन करने को बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला लाक्षा से, लाक्षा लगी हुई
कड़छी के ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद भाई शस्त्र से उसको चीर को मेद को बाहर निकाल लो, मेद को बाहर निकाल लिए तो फिर भाई ये लाइपोमा की निकालने को बोल रखा है। फिर अग्नि से व्रण को जला दो, ठीक है। आइए जरा अब आगे, अपची। अब अपची की जब वर्णन आता है यहाँ पे दोस्तों, तो अपची के लिए क्या बोल रखा है इन्होंने चिकित्सा सूत्र, अपची देवताली, ये जीमूतक कोषात की दंती द्रवंती त्रिवृतासु, इनके कलक से सिद्ध वही घृत से अपची नष्ट होती है। तो कौन कौन से, जीमूतक है, कोशातकी है, फिर आपका दंती द्रवंती और त्रिवृत, इससे सिद्ध घृतों से भाई ये ठीक होती है, ठीक है। फिर आइए दूसरे नंबर पे, दूषित अपची में गाढ़ा प्रगाढ़ बमनम, इसमें आगे बताया होगा ना, बमनम प्रगाढ़म, इसको गोला कर लेना कि भाई प्रगाढ़ बमन कराने के लिए कौन से द्रव्य लेने को बोल रखे हैं, ये निर्गुंडी जाति, ये आपको मिल गया ना, ये निर्गुंडी, संभालू, चमेली, सुगंध बाला, उष्ण क्वाथ से, देवदाली, कल्क, इनको मिलाकर बमन कराने को बोल रखा है। तो कैसा बमन कराने को बोल रखा है, प्रगाढ़ बमन। दूसरा चीज क्या बता रखा है इन्होंने, कैटेरिया वाला, कैटेरिया अम्बीर सिद्धम तेलम हितम मूर्ध विरेचनम च, कि कैटेरिया इन सबसे सिद्ध जो है हमें शिरो विरेचन कराना है। फिर शाखोटकस्य स्वरसेन सिद्धम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शाखोटक के स्वरस से सिद्ध हमें क्या करने को बोल रखा है, नस्य और शिरो विरेचन देने को बोला, इसको गोला कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई शल्यपद में शाखोटक का प्रयोग, सॉरी अपची में शाखोटक का प्रयोग किसने बता रखा है, ये बता रखा है शाखोटक का प्रयोग सुश्रुत ने अपची में बताया है, और शाखोटक का प्रयोग शलीपद में बताया है श से शारंगधर ने, ठीक है। तो इसको साइड में लिख लेना भाई, शाखोटक का प्रयोग इन शलीपद बाई शारंगधर एंड बंगसेन, मैं इसको लिख ही देता हूँ, ओ शलीपद में शाखोटक बाई शारंगधर और बंगसेन, क्लियर है। शल्लीपद में शाखोटक का प्रयोग करने को बताया है बंगसेन ने भी, और भाई हमारे शारंगधर महाराज जी ने भी, ठीक है। लेकिन सुश्रुत ने कहा बता रखा है, ये शिरो विरेचन के लिए प्रयोग करने को बोल रखा है, या नस्य के लिए प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आगे इसके बाद अपीडन के लिए किसका, अपीड नस्य के लिए किसका प्रयोग करने को बोल रखा है, मधुक सारस्य हितो अपीडे फलानी शीघ्रो खर मंजरीरवा, कि भाई मधुक सार का अपीडन नस्य देने को बोल रखा है, किसमें, अपची में। तो अपची में हमारे पास कौन कौन से आया बेटा, जो प्रोसीजर्स हैं, पहला नंबर आता है हमारे पास भाई, कि भाई पहला स्नेहन करने के लिए कौन सा वाला घृत प्रयोग करने को बोल रखा है, देवदाली वाला, ठीक है। देवदाली, दंती द्रवंती और त्रिवृत वाला, इन द्रव्यों से सिद्ध घृतों का। दूसरे नंबर पे प्रगाढ़ बमन कराने को बोल रखा है। तीसरे नंबर पे क्या बोल रखा है उन्होंने, शिरो विरेचन के कटेरे वाले द्रव्य बता रखे हैं। चौथे नंबर पे क्या बता रखा है, शाखोटक बता रखा है, शाखोटक के स्वरस से सिद्ध तेल का भाई नस्य विरेचन, शिरो विरेचन के लिए प्रयोग करो। और पांचवें नंबर पे अपीड नस्य। फिर आइए आगे, अमरमज ग्रंथि में क्षार अग्नि शस्त्र क्रिया का विधान, मरम रहित स्थान में उत्पन्न ग्रंथि को निकालने के पश्चात अग्निकर्म करना चाहिए, तो ये इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो मर्म रहित स्थान पे अग्निकर्म निकालने के बाद करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, यथोक्त विधि के अनुसार शस्त्र से ग्रंथि का लेखन करके क्षार का प्रतिसारण करने को बोल रखा है। तो क्षार भी बता दिया, शस्त्र भी बता दिया, और अग्निकर्म भी, किसमें, जो भाई हमारी अमरमज ग्रंथि होगी। फिर अपची में अग्निकर्म विधान, जिस तरीके से हमने अंगुष्ठ की मूल की सिराओं का वो हमने पढ़ा था ना कि अग्निकर्म करना है, उसी तरीके से यहाँ पे बता रखा, पार्षणी प्रति द्वय दश च अंगुली, की पार्षणी से 12 अंगुल ऊपर इंद्रबस्ती मरम आ जाता है ऊपर, ठीक है। इंद्रबस्ती परिवर्ज्य धीमान, की इंद्रबस्ती मरम को बचाते हुए, पार्षणी बोलते हैं एडी को, ठीक है। एडी से 12 अंगुल ऊपर। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि भाई कहां पे करना है आपची में, पार्षणी से 12 अंगुल ऊपर की तरफ को इंद्रबस्ती मरम को बचाते हुए। फिर विदार्य मत्स्य अंड निवानी वैद्यो निष्कृष्य, कि भाई विदारण करके मछली के जाल के अंडे के सदृश मेद के जाल को निकालकर हमें अग्निकर्म करने को बोल रखा है। तो कहां पे करने को बोल रखा है, कि भाई जो मत्स्य अंड जाल के समान है उसको निकाल के उसके बाद उसको अग्निकर्म करने को बोल रखा है। फिर और गुल्फ संधि के करण से बलि भांति मापे गए रोगी के
आठवें भाग इंद्रबस्ती मर्म के स्थान को छोड़कर कंडधरा में नासिका के समान सीधा चीरा लगा दो। कुछ आचार्य इंद्रबस्ती मर्म पे भी करने को बोलते हैं, लेकिन ये इंद्रबस्ती मर्म को बचाने को तो हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्होंने डायमेंशन दे रखे हैं। पार्श्वनी से कितना 12 अंगुल ऊपर। लेकिन जब हम दोनों लेटरल और मीडियल मेलुलस जो है हमारा, ठीक है, जो नीचे गिट्टा बनदा सड़ा, ठीक है, वहां पे इन्होंने वहां से कितना करने को बोल रखा है, आठवां भाग, ठीक है, 1/8 भाग जो है, आठवां भाग जो है इंद्रबस्ती मर्म स्थान को छोड़कर हमें इंसीजन देने को बोल रखा है। फिर अपची की बलिबंती निवृत्ति के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मणिबंध उपरिष्टाद व कुर्याद रेखा त्रयम, 3 रेखाएं बनानी है मणिबंध के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी अंगुली पे, कितने कितनी दूरी पे 3 रेखाएं बनानी है बेटा, एक एक अंगुली पे। अंगुले अंतरितम सम्यक पचीनाम निवृत्य। फिर व्रणडोपण काल में प्रचालक ये इंगुदी के तेल से मिलाकर लगाए, और शलीपद के रोगियों के लिए जिन तेलों का कथन किया गया उनका प्रयोग करने को बोल रखा है। और बिरेचनिक धूम, और वेरी 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 नित्य यव मुद्ग भोजी, डेली उसको यव और मुद्ग का भोजन करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, बातज अर्बुद। बातज अर्बुद, अब अर्बुद की जब वर्णन आता है तो अर्बुद में हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कि अर्बुद में पीछे तो हमने क्षार सूत्र पढ़ा कि क्षार सूत्र उसको उठा के उसके बेस पे लगा दो और भाई ये आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बातज अर्बुद के लिए क्या बोला है, बातज अर्बुद कर्कारुक इर्वारुक ये सारे के सारे द्रव्यों से भाई हमें क्या करना है, उष्ण तेल को भाई सिद्ध करके। 2 मिनट देना बेटा, किसी का। सुनिए बेटा, फिर आगे इन्होंने क्या बता रखा है कि भाई इनसे सिद्ध तेल का बातजार बुध में उपनाह करने को बोल रखा है। कर्कारुक आदि द्रव्यों से क्या करने को बोल रखा है, उपनाह, या फिर बेशवार या मांस के साथ उपनाह बांधने को बोल रखा है। तो एक कर्कारुक से उपनाह बताया पहला नंबर, दूसरा नंबर पे हमारा बेशवार से उपनाह बता रखा है। फिर स्वेदम विदद्यात कुशलस्तु नाड्या, कि भाई जो स्वेदन को जानते हैं कुशल वैद्य वो नाड़ी स्वेदन करे। कौन सा स्वेदन बता दिया इन्होंने, नाड़ी स्वेदन, नाड़ी स्वेदन कर दिया। फिर श्रृंगेण रक्तम बहुशो हरेत, दूसरा नंबर पे क्या आया, तो भाई पहला नंबर हमारे पास उपनाह बताया, दूसरा नंबर नाड़ी स्वेदन, तीसरा नंबर श्रृंग से रक्त मोक्षण। फिर इसके बाद रक्त मोक्षण कराने के बाद बातागन निरूहो पयो आम्ल भागे सिद्धम शताख्यम पिवे त्रिवृतम पिवेद, वा कि भाई इन्होंने त्रिवृत स्नेह का प्रयोग बताया है। तो चौथे नंबर पे इन्होंने क्या करने को बोल रखा, बातागन द्रव्यों से सिद्ध भाई त्रिवृत से, त्रिवृत स्नेह मतलब तीनों। तो हमारे पास क्या बातें अर्बुद की चिकित्सा ही, पहला उपनाह कराओ, दूसरा नंबर पे नाड़ी सुए, तीसरे नंबर पे श्रृंग से रक्त मोक्षण। और कैसा, बहुत ज्यादा रक्त मोक्षण, ठीक है, मतलब अब बार बार रक्त मोक्षण, अनेक बार रक्त मोक्षण करो। फिर इसके बाद जो है हमें भाई पीने के लिए बताया है वो त्रिवृत स्नेह का प्रयोग करने को बोला है। फिर आइए अगला, पित्तज अर्बुद। पित्तज अर्बुद में क्या बताया दोस्तों, पित्त अर्बुद में पहला स्वेदनो उप, स्वेदो उपनाह मृदुवस्तु कार्या पित्त अर्बुदे काया विरेचनम च, कि पित्तज अर्बुद में मृदु स्वेद उपनाह और भाई आपको काय विरेचन करने को बोल रखा है। तो यहां पे 3 चीजें आई, पीछे क्या बता रखा था, नाड़ी स्वेदन, मृदु स्वेदन किसमें बताया है, पित्तज वाले में, ठीक है, यहाँ पे उपनाह भी बताया और ये विरेचन हितकारी बताया। फिर आगे लेपन के लिए बिगृष्य च औदुंबर शाक गोजी पत्र वृषम क्षौद्र युत्ते पर लिम्पेत, कि भाई इसका भाई लेप करने को बोल दिया तीसरा नंबर पे। फिर आइए भाई सलक्षणी कृता सर्ज रस पतंग इन सब के साथ विश्राव्य आरगबद गोजी सोमा श्यामा च योज्या कुशलेन लेपे, कि भाई यहाँ पे अर्बुद से रक्त निकाल कर फिर ये इन द्रव्यों से लेप करने को बोल दिया। फिर अगले, इसके बाद अगला आता है किस, इनसे सिद्ध घृतों का प्रयोग करने को बोल रखा है, किसमें, पित्त अर्बुदी
तथा जठरी च, कि पित्तज अर्बुद और पित्तोदर दोनों में, तो श्यामादि घृत का प्रयोग किसमें करने को, तो श्यामादि घृत है ना दोस्तों, ये श्यामादि घृत, इसका नाम क्या देते हैं, श्यामादि। तो ये घृत का प्रयोग करना है किसमें, एक पित्तार्बुद में, दूसरा पित्तज उदर रोग में। तो पित्तज अर्बुद और पित्तोदर में दोनों में श्यामादि घृत का प्रयोग करने को बोला है। तो हमारे पास क्या वो आता है, सबसे पहला मृदु स्वेदन, दूसरे नंबर पे उपनाह, तीसरे नंबर पे काय विरेचन, चौथे नंबर पे ये लेप, पांचवें नंबर पे भाई रक्त मोक्षण करने के पश्चात अमलतासीन का प्रयोग करने को बोल रखा है, और छवें नंबर पे इनसे सिद्ध कृत्यों का प्रयोग करने को बोला है पित्तजार बुध में। इसको छोटे से पेज में लिख लेना, इसको बार बार रिवाइज करेंगे, इसको शुरुआत में चिपका दो चैप्टर के और बार बार रिवाइज करो, ठीक है। फिर आइए कफजार बुध। कफजार बुध का जब वर्णन आता है तो ऑब्वियस है ना भाई, पातज वाले में तो हमने भाई श्रृंग से रक्त मोक्षण किया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर कफज अर्बुद की बारी आती है। कफज अर्बुद में क्या करने को बोला है दोस्तों, देखो, शुद्धस्य जंतो कफजे अर्बुदे अर्बुदे तू रक्ते अभिषिक्ते तू ततो अर्बुदम तत्, कि भाई अर्बुद में पहले शोधन करने के पश्चात भाई इसमें रक्त मोक्षण करें। फिर द्रव्याणि यान ऊर्ध्वम अदा दोषो हंति तय हरंती तय कल्क गृते प्रदिहियात, पहले जो ऊर्ध्व और आधा दोनों प्रकार के संशोधन करती है। ऊर्ध्व आधा देव का शंख सप्तला को दे दो, ये सुश्रुत ने बोल रखा है ना, मैंने सूत्र स्थान के बताया था कि उबितो दोष हर बोला गया है। उबितो मतलब ऊर्ध्व आधा दोनों दोषों को निकाल देता है, ठीक है। तो देव से देवदाली है ना, देव का शंख से शंखनी, ये आपको पता है द्रव्य, ठीक है। तो इन द्रव्यों से भाई इन्होंने इसका कल कल करके इसका लेप करने को बोला है। फिर कफज वाले में आगे इन्होंने दूसरा एक और लेप बता रखा है। तो ये लेपों का वर्णन कफज अर्बुद में बताया है। फिर आगे सेम पिण्या के कुछ नहीं अर्बुद में लेप करो। फिर किसका लेप करने को बोल रखा है, यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी का वर्णन है। किसका वर्णन है, जो मॉडर्न साइंस आज बोलती है कि मैग्नेट थेरेपी हमने पैदा की है। मैग्नेट थेरेपी यहाँ पे बता दी है, कौन सी मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट थेरेपी क्या है, कि मैग्नेट्स को डाल देते थे, मैग्नेट्स को डाल देते थे, क्या होता था हमें, अब पता चला है कि मक्खियां बैठेंगी, उनके लार्वा से वो एग उग निकलता है, फिर मैग्नेट्स पैदा हो जाते हैं। हमें ये कहानी अब पता चली है। ये पुराने जो बुजुर्ग थे ये इन्होंने पहले बोल दिया कि कृमियां उत्पन्न करें। कृमियां कैसे उत्पन्न करने को बोल रखे हैं मैग्नेट थेरेपी, कि भाई वहां पे आप एक लेप कर दो, उसके ऊपर मक्खियां बैठेंगी, मक्खियां बैठेंगी तो अपने कुछ लार्वा छोड़ के जाएंगी, लार्वा छोड़ के जाएंगी, वहां पे कीड़े पड़ जाएंगे, मैग्नेट्स पड़ जाएंगे। मैग्नेट्स जो है बेटा, एक चीज याद रखना, जहां पे भी मैगेट्स किसी को पड़े हैं इन्फेक्टेड वुंड्स में, आज भी मॉडर्न साइंस जो है, जो नॉन हीलिंग अल्सर्स है, जो नॉन हीलिंग अल्सर्स है, वहां पे मैग्नेट थेरेपी का यूज करते हैं। यार क्या हो गया ऐसा, कोई गल नहीं। अच्छा, मैग्नेट थेरेपी का यहाँ पे वर्णन मिलता है हमें। तो पहले नंबर पे किसका लेप करने को बोल रखा है, सेम पिण्याक और कुल्थी के कलक में प्रचुर मांस दधि मस्तु इनको मिला दिया, अभी चिकना चुपड़ा लेप होगा, तो अर्बुद पर लेप कर दे, जिससे उसके ऊपर आके मक्खियां बैठे। फिर मक्खियों से कृमियां उत्पन्न हो, जब कृमियों के खाने से अर्बुद का अल्प भाग अवशिष्ट रह जाए तब लेखन करके अग्निकर्म करे। तो पहला इन्होंने मैग्नेट थेरेपी बताई, फिर लेखन बताया, और उसके बाद अग्निकर्म। अब जो बाकी जो बच गया, ठीक है, अल्प मूल वाले अर्बुद को भाई किस किस से, हमारे पास ये रांगा, मतलब इसको यद अल्प मूलम त्रपुस ताम्र असीस पटे समावेष्टे तथा आय शेरवा, कि भाई इनको रांगा तांबा और सीसा, इन इन सारे द्रव्यों से पट्टी से चारों ओर से बांधकर रोगी की प्राण की रक्षा करते हुए क्षार अग्नि शस्त्र कर्म अनेक बार प्रयोग करें। फिर इसके बाद व्रण के शोधन के लिए अपराजिता का वर्णन कर दिया। फिर भारंगी, ये सारे के सारे द्रव्य इनको पाक करने के लिए प्रयोग करने को बोल रखा है। और जब पक्व हो जाए तो पक्व व्रण के समान चिकित्सा कर दो। तो अर्बुद कफज अर्बुद के संदर्भ में इन्होंने कृमियों का यूज करने को बोला है, कृमियां, ठीक है। ये हेल्दी ग्रेनुलेशन लेके आता है जहां पे भी होता है, ठीक है। मैंने तो बर्न्स वाले पेशेंट थी, एक माता बेचारी अकेली एज्ड हो गई थी, उसका पैर जल गया था, तो उसको शायद उसका बेटा लेके आया कोई 1.5-2 महीने बाद, उसमें स्मेल ही बड़ी चल रही थी। तो जैसे हमने खोला उसका पैर माता का,
फोटोज मेरे आज भी पड़ी हैं, फिर उसको पिंच ग्राफ्ट भी किया था हमने। तो हमने जैसे ही उसकी स्किन को हटाया और टप टप करके पानी निकल रहा था पैरों से, मतलब पूरी ऊपर की ना जो स्किन है वो सारी की सारी जल गई थी, और नीचे मैगेट्स ही मैगेट्स। और फिर हमने टार्पिन ऑयल डाल के सारे मैगेट्स को हटाया और धड़ धड़ करके गिरे वो नीचे। और जब वो मैगेट्स हटे उसके बाद देखा तो वूंड इतना फ्रेश ग्रेनुलेटेड था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये मैगेट्स जो हैं ये हेल्दी ग्रेनुलेशन लेके आता है, वो स्लफ रहने नहीं देते वो जरा भी, बिल्कुल लाल चमकदार। 3 दिन उसकी ड्रेसिंग की, चौथे दिन तो हमने उसको पिंच ग्राफ्ट रख दिया, इतना साफ इतना ग्राफ पूरे का पूरा पैर पे। ठीक है। तो ये देखें, आगे आप अगला पढ़ते हैं। मेदो अर्बुद। मेदो अर्बुद क्या है? स्वेदन किए गए मेदो अर्बुद को चीरा करके उसमें से रक्तस्राव बंद होने पर उसको सी दें। फिर हरिद्रा आदि ये लेप करने को बोल रखा है। ठीक है, हरिद्रा आदि, हरिद्रा गोधूम वाला लेप करने को बोला है। फिर व्रण को शुद्ध करने के लिए जो करंज तेल का वर्णन कर रखा है उसका प्रयोग करो। ठीक है। और कुछ नहीं है। बात अब आता है गलगंड। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक इसका गलगंड। गलगंड जो है बेटा, इसको हमें पता ही है कि भी गलगंड का भेद कौन सा नहीं होता? पित्तज भेद नहीं होता। भाई माधव ने किस किस का पित्तज भेद नहीं माना बेटा? चतुर्थक ज्वर और गलगंड का माधव ने बोली है ये। तो बातज गलगंड की चिकित्सा क्या बताई है? बातज गलगंड में पहले बात आगन, पहले नंबर पे क्या है? प्रथम बात अगन द्रव्यों से, भाई उष्ण क्वाथ से कांजी, ये सारा का सारा भाई क्वाथ से कांजी अष्टविध मूत्र तेल मिला के नाड़ी स्वेद करो, पहला नंबर। फिर दूसरे नंबर पे क्या बता रखा है? भाई स्वेदन युक्त गंड से रक्त निकालें, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर व्रण का शोधन करके उपनाह बांधने को बोल रखा है। फिर उसके बाद इन्होंने अगला लेप करने को बोला है। तो हमारे पास बातज गलगंड में क्या क्या चीजें आई? पहला नंबर पे स्वेदन, नाड़ी स्वेदन। दूसरे नंबर पे आता है आपका भाई ये रक्त निकालने को। तीसरे नंबर पे उपनाह। चौथे नंबर पे लेप। फिर आइए आगे, गिलोय निम्ब हंसपड़ी, है ना, हंसपड़ी में हंसपदी, और पिपली बला अति बला देवदारू से सिद्ध तेल से गलगंड में लाभ पहुंचाने के लिए नित्य पान करने को बोले। तो भाई कौन से वाला? अमृता आदि। कौन सा वाला तेल है ये? अमृता आदि तेल को प्रयोग करने को बोल रखा है नित्यम गलगंड रोके। तो बातज वाले में अमृता आदि तेल का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए कफज वाला। कफज वाले में स्वेदनो उपनाहे कफ संभवम तु संस्वेदनम विश्रावणम एव कुर्यात। तो स्वेदन भी आ गया, उपनाह भी आ गया, और विश्रावण भी आ गया, किसमें? कफज वाले में। फिर ततो अजगंधा, ये सारे के सारे द्रव्यों के साथ सिद्ध तेल को भी प्रयोग करने को बोल रखा है। ठीक है, इसका सॉरी, पहले इनका जो द्रव्यों का लेप करने को बोल रखा है। लेप लगाने के बाद पिपलियादि गण से सिद्ध तेलों को नमक मिलाकर पान करने को बोल रखा है। तो अगला भाई कौन सा वाला आता है हमारे पास? पिपलियादि गण के क्वाथ वाला। फिर इसके बाद अगला क्या आता है? बमन शिरो विरेचन, विरेचन में धूम का प्रयोग करें। तो ये पंचकर्म के 3 प्रोसीजर करने हैं कफज वाले में। पाक हो जाए तो पक्का उसके समान चिकित्सा करो। अब आता है गलगंड रोग में पथ्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पथ्य क्या है? कटुत्रिक, क्षोद्रयुक्ता, समूत्रा, वक्ष्या, यव अन्नानी रसांश मोदगा। कि भाई त्रिकटु का चूर्ण, मधु और गोमूत्र मिलाकर देने को बोल रखा है। साथ में यवान और आपके भाई मुद्ग आदि जो द्रव्य हैं इनको खाने को बोल रखा है। और साथ में ये श्रृंगबेर सपटोल निम्बा हिताय दिया गलकंठ रोगे। तो ये त्रिकटु का प्रयोग क्षौद्र के साथ भाई आज भी जो है, अगर आप देखो जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट हैं उनमें यूज करने को बोलते हैं। ठीक है। फिर आइए मेदोज गलगंड। मेदोज गलगंड में क्या करने को बोल रखा है? मेदोज गलगंड में भाई पूर्व कथित सिरा का भेदन करने को बोल रखा है। कहाँ की सिरा का भेदन करने को बोल रखा है? गलगंड में अंश की, मध्य की सिरा का भेदन करने को बोल रखा है। फिर आगे ये वही उसी जगह पे 8वें चैप्टर में शरीर स्थान सुश्रुत के। फिर इसके अलावा भाई लेप करने को बोला। फिर इसके बाद सालसरादि गण को प्रातःकाल पीने को बोल दिया, सालसरादि गण के सिद्ध। फिर ग्रंथि को शस्त्र से चीर कर मेद को बाहर निकालो, फिर व्रण का सूचर कर दो। फिर मज्जा घृत मेद और मधु से जलाना चाहिए, जल जाने पर मधु घृत का प्रयोग करना चाहिए। फिर ये चूर्ण का प्रयोग करने को बोल रखा है, ये कुछ भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है मेदोज गलगंड में सबसे पहले सिरा भेदन, दूसरे नंबर पे लेप करने को, तीसरे नंबर पे पान करने के लिए सालसरादि गण। ऊपर कौन सा भाई पान करने को बोल रखा था? पिपले आदि गण कफज वाले में। मेदोज वाले में कौन सा है? सालसरादि गण। तो याद रखना मेदोज गलगंड में सालसरादि गण है, और भाई पिपले आदि गण किसमें बता रखा है? कफज गलगंड में। फिर अगला आता है वृद्धि उपदंश शल्यपथ चिकित्सा।
अब हमें पता ही है भाई वृद्धि रोग जो है कितने मान रखे हैं, 7 प्रकार के वृद्धि रोग बता रखे हैं। और वृद्धि रोग में सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा, एक चीज मैं छोड़ गया इसमें, इसको हाईलाइट कर लेना। ये हितंश नित्य त्रिफलाक्षायो गाढ़श्च बंदो यव भोजनम, कि भाई ये मेदोज कलकंड में है कि त्रिफला का क्षाय नित्य प्रयोग हितकारी है, साथ में गाढ़बंद, साथ में यव भोजन। फिर आइए वृद्धि में वर्ज्य विषय। वृद्धि में वर्ज्य विषय क्या है? आंतर वृद्धि, आंतर वृद्धिया बिना, हमें बताइए ना वृद्धि रोग में जो है भाई कौन सी दो वृद्धियां बात की वजह से होती हैं? आंतर वृद्धि और मूत्र वृद्धि, ठीक है। और वृद्धि रोग हमें बताइए 7 प्रकार की, इनमें से आंतर वृद्धि असाध्य है, ठीक है। तो इन्होंने आंतर वृद्धि को छोड़ के अन्य जो 6 वृद्धियां हैं, इनमें भाई ये चीजें मना है भाई, वेगों का अवरोध, स्वारी, मैथुन, ये अधिक देर तक बैठना, भ्रमण, भारी पदार्थों का भोजन, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। फिर बात्य वृद्धि की चिकित्सा क्या है? इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से स्नेह को प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। कौन से स्नेह का प्रयोग करने को बोल रहा है? त्रिवृत स्नेह, ठीक है। इसको हाईलाइट करेंगे। त्रैवृत स्नेह से स्निग्ध करके स्वेदन करें, फिर विरेचन द्रव्य का पान कराएं, फिर इसके बाद कोशामर लोद्र एरंड फलों का तेल पिलाएं, और 1 मास तक दुग्ध के साथ एरंड तेल सेवन। बात्य वृद्धि में किसके साथ? दूध के साथ एरंड तेल करने को बोल रखा है। इसके बाद बुद्धिमान वैद्य निर्दिष्ट समय में बातहार द्रव्यों के क्वाथ से निरूह बस्ती का प्रयोग करो। फिर निरूह रोगी को, फिर निरूह के बाद हम कैसा भोजन देते हैं बेटा? मांस रस का भोजन देते हैं, क्योंकि बात का प्रकोप हो जाता है ना। तो निरूह बस्ती, निरूह युक्त रोगी को मांस रस और चावल का भोजन दें। फिर मुलट्ठी से सिद्ध तेल से भाई अनुवासन बस्ती देने को बोल रखा है। तो अगला द्रव्य क्या है भाई? मुलट्ठी से सिद्ध इसका अनुवासन बस्ती। फिर एंड में स्नेहनोपनाह वायुनाशक प्रलेपों का प्रयोग करो, विदग्ध वृद्धि को पकाकर उसको चीरा लगा दो, और फिर सारा व्रणपत चिकित्सा करो। तो हमारे पास क्या क्या आया बेटा? पहला नंबर भाई त्रिवृत स्नेह, दूसरा नंबर स्वेदन, तीसरा नंबर विरेचन, चौथा नंबर भाई आपका इन द्रव्यों का प्रयोग करने को बोल रखा है, पांचवा नंबर निरूह बस्ती, छठवां नंबर अनुवासन, किससे? अनुवासन मधुक तेल से अनुवासन करने को बोल रखा है पातज वृद्धि में। फिर आइए पित्तज वृद्धि। पित्तज में पित्तजाया आम पक्वाभ्याम पित्त ग्रंथि क्रमोहिता, हाईलाइट कर लेना। पित्तज वृद्धि में पित्त ग्रंथि के समान हितकारी कार्य करना है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है पित्तज वृद्धि की चिकित्सा किसके समान करने को बोली है? पित्तज ग्रंथि के समान। फिर अगर पक्व है तो पक्वाम भेद्याद भिन्नाम शोधित क्षोद्र सर्पिषा, कि भाई इसको पक्व को भिन्न करो, पस को निकाल दो, फिर मृदुघृत से शोधन कर दो। फिर रक्तजायाम जलोको भी शोणितम निर्हरेद विषक, रक्तज वृद्धि में जलोका से रक्त मोक्षण करो। फिर और विरेचन द्रव्य देने को बोल रखा है, और अपक्व पक्व में पित्त ग्रंथि के समान ही चिकित्सा करने को बोली है। फिर आइए अगले आपकी कफज वृद्धि। कफज वृद्धि में क्या बताया है? गोमूत्र से पीसे हुए इन द्रव्यों का लेप करो, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे दारू हरिद्रा और गोमूत्र का पान करने को बोल रखा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर अगला विपलापनम धृते वापि श्लेषम ग्रंथि क्रम क्रमहिता, बोला विमलापन के अतिरिक्त जो भी सारी क्रियाएं कफज ग्रंथि में बता रखी हैं वो सब की सब, मतलब विमलापन को छोड़ के, विमलापन नहीं कराना है कफज वृद्धि में, विमलापन को छोड़ के सारी की सारी कफज ग्रंथि की समान चिकित्सा करनी है। ये फिर से इंपॉर्टेंट आ गया। फिर पक्व है तो उसको भिन्न कर दो, भिन्न करने के बाद शोधन कर दो, वही चीजें बता रखी हैं। फिर आइए अगला मेदोज वृद्धि। मेदोज वृद्धि की चिकित्सा सूत्र क्या बता रखा है? देखो, मेदोज वृद्धि में स्वेदन करके स्वेदन करो, फिर सुरसादी गण अथवा शिरो विरेचन द्रव्यों को गोमूत्र में पेश कर उसका लेप कर दे। तो पहले नंबर पे हमारा क्या आ गया? स्वेदन। दूसरे नंबर पे क्या आ गया हमारा? लेप। फिर स्वेदन युक्त वृद्धि में पट्टी बांधकर रोगी को आश्वासन देकर वृषण और सेवनी को बचाते हुए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन से? उससे वृद्धि पत्र शस्त्र, वृद्धि पत्रेण धारेत। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेदोज ग्रंथि वृद्धि में कौन से वाले शस्त्र से इन्होंने चीरा लगाने को बोल रखा है? वृद्धि पत्र, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि मैं मूड गर्म में वृद्धि पत्र का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हिंसाद भाई हिंसा उत्पन्न कर देगा, मतलब अंदर वो ट्रोमेटिक इंजरीज उत्पन्न कर देगा, ठीक है। फिर व्रण से मेद को बाहर निकाल के उसमें फिर वो सारा का सारा कर दें। और बंदनियात यथो उदिष्टम शुद्धम तेलम तापेत, यहाँ पे यथोदिष्टम बोला है, लेकिन हिंदी में गोफण और स्थगिका बंद बांधने को बोल रखा है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो MDMS, जी जी, है ना, मैंने आपको याद कराया था ना।
एमडी, मतलब बंद जो हमने पढ़े थे सूत्र स्थान में, उसके अलावा बंद, ये तीन बंद अलग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एमडी, एमएस, जी, जी। ठीक है, एम से मूत्रज, मूत्रज वाली वृद्धि में कौन सा, एस से स्थगिका, मूत्र वृद्धि में। ठीक है, स्थगिका बंद बांधना है। ठीक है, जी से गुद भ्रंश में, जी से गोफणा बंद बांधना है। क्लियर है। और एम से मेदोज ग्रंथि में, दोनों डी से, सॉरी मेदोज वृद्धि में दोनों, डी से दोनों बंद, ये दोनों बंद मतलब भाई स्थगिका भी बांधना है और गोफणा भी बांधना है। क्लियर है। तो आपको ये शायद आपको याद भी होगा जिन्होंने सूत्र स्थान भी मेरा पूरा पढ़ा हुआ है। तो एम डी एम एस जी जी, तो ये हमें पता ही है। फिर यहाँ पे मिल गया हमें ये। फिर आइए अगला आपका मूत्रज। मूत्रज वाले में क्या करने को बोल रखा है, पहला नंबर पे भाई स्वेदित्वा तू वस्त्र पटेन वेष्टेत, कि स्वेदन करके वस्त्र पट से वहां पे वेष्टन कर दो, वहां पे बांध दो। अब इसके बाद क्या करने को बोला है भाई, इसके बाद इन्होंने आगे करने को बोल रखा है। हाँ, फिर ब्रीहिमुख सेवन्या पार्श्वतो ब्रीहिमुखेन्तु, तो अब यहाँ पे कौन सा शस्त्र आया बेटा, ब्रीहिमुख शस्त्र। वृद्धि पत्र कहाँ आया, पीछे। यहाँ पे कौन सा आया, ब्रीहिमुख। अथात्र द्युमुखाम नाड़िया नाड़ीम दत्वा विश्रावेद विषक, बोला दो मुख नाड़ी, क्योंकि हाइड्रोसील है ना मूत्र वृद्धि। तो हाइड्रोसील में क्या करते हैं भाई, या तो हम उसको जो हमारा अंदर फ्लूइड है उसको हम ड्रेनेज करते हैं। ओल्ड एज में हम यही करते हैं ना, ओल्ड एज में आप जेबुलेज नहीं कर सकते हैं, लॉर्ड्स प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। लॉर्ड्स प्रोसीजर दैट इज नॉट लॉर्ड्स डायलिटेशन, लॉर्ड्स प्रोसीजर इज फॉर हाइड्रोसील, एंड लॉर्ड्स डायलिटेशन हम एनल कैनाल को जब हम डायलेट करते हैं, बाई मैनुअल डायलेट करते हैं, फोर फिंगर डायलिटेशन जो हम करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे द्विमुखा नाड़ी का प्रयोग करने को बोल रखा है। द्विमुखा नाड़ी दत्वा विश्रावेद विषक, विश्रावण करने को बोलना है। फिर मूत्रम नाड़ो नाड़ी अथो अधोधृत्य उद्धृत्य स्थगिका बंधम आचरेत, मिल गया आपको स्थगिका बंध। तो मैंने आपको बताया था एमडीएमएस जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि वाले दोनों दिख गए आपको भाई। गुद वंश में गोफणा बंद लगता है। बाकी ये जो है हमारा एमएस से मतलब मूत्र वृद्धि में स्थगिका बंद। और कौन सा प्रयोग करने को बोल रखा है भाई, ब्रीहिमुख। फिर आगे शुद्धम रोपणम दद्यात वर्जेत अंतर हेतुकम, कि भाई यदि वृद्धि अंतर के कारण हो तो उसमें शस्त्र प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम अंतर वृद्धि पढ़ेंगे तो इसको तीन स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है बेटा। पहला स्टेप क्या है, अब देखो, हमें ये तो पता है कि भाई आंतर वृद्धि जो है ये असाध्य है ना, इसको असाध्य समझ के ट्रीट करो। देखो, अप्राप्त फल कोशम, कोशायाम, कि भाई जो अभी फल कोश में या स्क्रॉटल नहीं है, वो इनग्वाइनल रीजन में ही है, स्वेलिंग चली, मतलब ये इनग्वाइनल हर्निया की बात की गई है। इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया की बात की गई है, या फिर आप डायरेक्ट भी मान लो। ठीक है, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में भी वहीं पे हमें पता है ना, वहां पे फूल जाती है वो जगह। तो अप्राप्त फल कोशम बात वृद्धि क्रमोहिता। तो पहला हमारा स्टेप आ गया कि अगर भाई अप्राप्त फलकोश है तो हमें क्या करने को, अप्राप्त फलकोश है मतलब अब सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के आसपास है, इनग्वाइनल प्रेजेंटेशन ही नहीं है उसकी अभी। ठीक है, हर्निएशन की उस टाइम पे क्या होता है बेटा, पेन होती है पेशेंट की। हमारे घरों के सामने रहते थे। ठीक है, तो वो उनको ना 8 सालों से दर्द, 7-8 सालों से दर्द पड़ रही थी, 7-8 7-8 ईयर्स। और जो था उनको पेन, कॉन्टिन्यूसली पेन अबडोमन करते रहते थे वो। तो 7-8 सालों से वो कंफ्यूजन में थे कि है क्या ये, तो उनको अल्ट्रासाउंड कराए तो कुछ भी ना दिखे, और पेन का साइट भी स्पेसिफिक थी। तो वो 7-8 सालों में जब मैं पीजी करने गया उसके बाद वो वहां पे आए, और रिलेटिव्स में ही थे हमारे। तो हमारे जो सर्जन थे डॉक्टर रमेश चंद आर्या, तो उन्होंने बोला कि इनको ना पक्का हो सकता है कि इनको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर आके हर्निएशन शुरू हो रही हो। तो ये माइट भी इसमें, भाई हम अगर हर्नियोप्लास्टी करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है। और अब बिलीव नहीं करेंगे वो, मतलब तब तो ये बात है 2015 की, अब 10 साल हो गए हैं। उस पेशेंट को फिर से दर्द नहीं पड़ा, उसका हर्नियोप्लास्टी की हमने वहां पे। और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में सच में वो बल्जिंग थी वो,
नेक की बाइंडिंग हो रही थी वहां से, तो उसको इंसिजन देके वहां से सुपरफिशियल रिंग पे मैश डाल के और स्पर्मेटिकोड के नीचे मैश डाल के उसको चिपका दिया वहां पे। तो इसके बाद क्या हुआ कि उस पेशेंट को पेन नहीं पड़ा। तो अप्राप्त फल कोश में आयुर्वेद में भी बोल रखा है कि बाद वृद्धि के समान कार्य करो। फिर अब दूसरा स्टेप आता है, क्या? वंक्षणस्थ हो जाए, जब इनग्वाइनल रीजन पे अगर हमारा आंत्र वृद्धि हो रही है, ताम आंत्र वृद्धि मतलब गट बाहर निकल रही है ना, ताम दहिएत अर्ध इंदु वक्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किससे करने को बोल रखा है? अर्ध इंदु वक्र शलाका से दाह करने को बोल रखा है। अब तीसरा जो स्टेप आता है, तीसरा स्टेप कौन सा है दोस्तों? सम्यक मार्ग अवरोधम कोश प्राप्तम तू वर्जेत। तो अब हमारे पास भाई अगर वंशनस्थ होगा तो अर्धेन्दु शलाका से जला दो, लेकिन अगर कोश को प्राप्त हो गया तो भाई हाथ खड़े कर दो। और किसी ने बोल रखा है कि भाई ये त्वचम भित्वा, त्वचम भित्वा अंगुष्ठ मध्य, कि पैर के अंगूठे की मध्य की त्वचा को हटा दो। फिर दहियेत च अंग विपर्यात, अगर आपको राइट साइड पे लग रहा है तो लेफ्ट साइड उल्टे पैर में, ठीक है, जैसे अगर राइट साइड की हर्निएशन लग रही है तो लेफ्ट साइड पे, तो इस रेफरेंस को मार्क कर लेना। त्वचम भित्वा अंगुष्ठ मध्य दहियेत च अंग विपर्यात। ठीक है, अंग विपर्य मतलब जो हमारा अंग जो है अलग अलग ढंग से होता है उसमें, मतलब जैसे राइट साइड का तो लेफ्ट साइड के पैर के अंगूठे की त्वचा को काट के उसके ऊपर अग्निकर्म कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा का सारा ये खत्म होता है आंतरवृद्धि का। फिर आइए वातज कफज वृद्धि में इसी प्रकार सावधानी से जलाएं, किंतु इनमें स्नायु छेदन गहरा करना चाहिए। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नायु छेदो अधिकस्त्यो, इसको रेफरेंस को मार्क कर लेना कि भाई स्नायु छेदन इसमें थोड़ा डीप करने को बोल रखा है। फिर आंतर वृद्धि को रोकने के लिए और क्या करने को बोल रखा है? आंतर वृद्धि को रोकने के लिए क्या करने को बोला है? शंखो ऊपरी, ठीक है, शंखो ऊपरी च करणांते, शंख के ऊपर करणांत वाला जो है जगह, ठीक है भाई, सेवनी को बचा कर रही त्यक्तवा यतनेन सेवनी। फिर व्यत्य साधवा सिराम विदेत आंतर वृद्धि निवृत्ते, कि भाई इन्होंने आंतर वृद्धि के लिए दक्षिण भाग की शंख प्रदेश और दक्षिण भाग की आंतर वृद्धि के लिए वाम भाग के इसके सिरा का भेदन करने को बोल रखा है। फिर अगला आता है उपदंश चिकित्सा। अब उपदंश जो है, उन्होंने सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या बताया उपदंश का, इसको हाईलाइट करेंगे। भाई उपदंशम सादेशु स्निग्ध शून्य देही नाम सिरा भिंद्य मेट्र मध्य पातेत व जलोक्सा, कि भाई या तो मेट्र के मध्य की सिराओं का भेदन करो या फिर जलोका का प्रयोग करने का बोल रखा है। फिर अत्यधिक बड़े हुए दोषों को भाई हरेद उभेतोश्च अपि दोषान दोषान अत्यर्थ उच्चतान, कि भाई दोष ज्यादा बड़े हुए हैं तो उसमें हमें भाई दूर करने के लिए सद्यो अपहृत दोषस्य रुक शोफ उपशाम्यता, कि भाई दोष के दूर हो जाने पर रोगी को वेदना और शोथ की शीघ्र शांति हो जाती है। रोगी यदि दुर्बल या विरेचन के योग्य हो तो अत्यंत बड़े हुए दोषों की को निरूबस्ती के द्वारा दूर करना चाहिए। तो हमारे पास दोष ज्यादा बड़े हुए हैं तो निरूबस्ती का प्रयोग करो। तो हमें क्या क्या पता चला? पहला नंबर कि भाई उबे तो भाग से दोषों को बाहर निकालो, दोषों के बाहर निकालने से वेदना और शोथ भी शांत हो जाता है। ठीक है, अगर भाई पेशेंट विरेचन के अयोग्य है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पेशेंट दुर्बल है विरेचन के अयोग्य है तो उसको क्या कराएं? उसको निरूबस्ती का प्रयोग कराओ। फिर बात जो पदंश में ये द्रव्य जो बता रखे हैं इनका लेप बताया सबसे पहले, पुंडरीक वाले, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आइए पित्त जो पदंश, पित्त जो पदंश में गैरिक वाले, इन सब द्रव्यों से सिद्ध लेप करने को बोल रखा है। फिर इसको भाई ये दूसरा नंबर लाल कमल वाला लेप करने को बोल रखा है। फिर परिषेक करने को बोला घी वाला, एक शीरी वृक्षों का, कोई याद करने की जरूरत नहीं है इनको। फिर आगे ये कफज उपदंश का आ गया। ठीक है, तो कफज उपदंश में इसका लेप करने को बोल दिया। फिर भाई ये इन सब का परिषेक बताया, कुछ याद नहीं करना है इसका। फिर उपदंश में अवस्था भेद से चिकित्सा। अब अवस्था भेद से चिकित्सा क्या बताई है इन्होंने? इन्होंने यहाँ पे जाम्बवादी योग भी बता रखा है। आइए जरा, भाई संशोधन आलेपन परिषेक रक्त मोक्षण, भाई सारी चिकित्सा तो हमने कर ली। ठीक है, फिर इसके बाद
आगे क्या बताया है, उपदंश में पाक ना हो इसका प्रयत्न वैद्य को करना चाहिए। वेरी वेरी वे ना याति च यथा पाकम प्रत्येत तथा विषक, ये रेफरेंस है कि किस में पाक नहीं होना चाहिए। उपदंश में अगर पाक हो जाएगा तो क्या होगा, विदग्धेस्तु शिरा स्नायु त्वक मासे क्षीयते ध्वजा, कि भाई इससे क्या होगा, पिनाइल जो पार्ट है ये गिर जाएगा, झड़ जाएगा, ठीक है। भाई शिरा स्नायु त्वचा का सड़ने से शिशिन गल जाता है, और पाक होने पर शस्त्र क्रिया के द्वारा शीघ्र उपचार करना चाहिए। फिर व्रण से पुए निकालकर घृत मधु मिश्रित तिलकल का लेप करो। व्रण को धोने के लिए इन सब का प्रयोग करने को बोला है। फिर उपदंश में चूर्ण विधान, ये चूर्ण विधान बता दिया। फिर जाम्बवादी योग, ये अगला जो है, ये जाम्बवादी योग जो है इसका प्रयोग करने को बोल रखा है, इसको हाईलाइट कर लेना है, जाम्बवादी योग। जाम्बवादी योग को व्रण को धोने के लिए प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे, और कुछ नहीं है, सर्जिक क्षार, ये सारे के सारे द्रव्य जो हैं इनका उपदंश और विसर्प की शांति होती है, इसको हाईलाइट कर लेना। रक्तज सन्निपात जो उपदंश को साध्य समझते हो, हमें पता है ये दोनों। रक्तज को तो क्या बोला हुआ है, अच्छा, सूत्र स्थान में क्या बोला हुआ है, रक्तज उपदंश कैसा होता है, कभी कभी याप्य, ठीक है, इसको तो असाध्य बोला है। सन्निपातज वाले को तो असाध्य बोला है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे कौन सा है, रक्तज, लेकिन इन्होंने यहाँ पे असाध्य बोल दिया। फिर आगे इन्होंने क्या बोल रखा है कि सन्निपातज उपदंश की चिकित्सा क्या करनी है। भाई तुमने अब बोल तो एक तरफ से असाध्य दिया, अब बोलते हैं मैं चिकित्सा भी बता दूंगा। क्या चिकित्सा है, दुष्ट व्रण की चिकित्सा विधि का प्रयोग करो। फिर भाई सड़े हुए उसको पाट को काट दो। फिर अग्नितप्त जाम्बवोष्ठ शस्त्र से शेष भाग को जलाने को बोल रखा है। फिर सम्यक दग्ध के लक्षण हो गए तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जाम्बवोष्ठ किससे करने को बोल रखा है, जाम्बवोष्ठ अग्निवर्णेन, ठीक है, ये इसको गोला कर लेना कि भाई इससे भाई इन्होंने सन्निपातिक उपदंश में दाह करने को, क्योंकि सन्निपातिक उपदंश में सब कुछ सड़ गया, ठीक है, जो जितना पार्ट सड़ गया है, जितने पार्ट नेक्रोज्ड हो गया, जितना पार्ट गैंग्रीनस हो गया, उसको तो काट के अलग कर दो, है ना। और बाकी जो पार्ट है इसको हमें क्या करने को बोल रखा है कि भाई जाम्बवोश शस्त्र से करने को बोला है। फिर आइए, स्नेह स्वेद उपपन्ने तु शल्लीपदे अनिलजे बिशक कृत्वा गुल्फ उपरी सिराम विद्येत चतुरंगुले गोला कर लेना। अब सबसे पहला हमारे पास आता है शल्लीपद का, बात्य शल्लीपद का। बात्य शल्लीपद में क्या बोला है, देखो, पैर का एक स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, जगह ही नहीं है तो पैर का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, मैं ऐसे पैर का एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये पैर आ गया। भाई ये गुल्फ है, गुल्फ से भाई कितना अंगुर, 4 अंगुल ऊपर बातज वाले में है, अंगुष्ठ मूल वाला कफज वाले में है, और यहाँ वाला है पित्तज वाले में, सिरा भेदन करने को बोल रखा है, हम इनको हाईलाइट करेंगे। स्नेह स्वेद उपन्ने तू शलिपतजे अनिलजे, बातज वाले शलिपद में क्या करना है, कृत्वा गुल्फ ऊपरी सिरा विद्यतु चतुरांगले, गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर की सिराओं का भेदन करो। समाप्य समाप्यायता देहम च बस्ती भी सम उपाचरेत, कि भाई इसमें बस्ती का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर मासम एरंडजम तेलम पिबेन मूत्रेण संयुक्तम, कि भाई 1 मास तक इनको क्या करने को बोल रखा है, एरंड तेल का प्रयोग करने को बोल रखा है, तो उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। एरंड तेल का कितने दिनों के लिए प्रयोग करने को बोल रखा है पातंजलि पद में, 1 मास। पहला नंबर पे क्या बताया था, रक्त मोक्षण। दूसरे नंबर स्नेह स्वेदन करके रक्त मोक्षण, कहाँ पे, गुल्फ की 4 अंगुल ऊपर की सिराओं का। दूसरे नंबर पे क्या बताया, निरोबस्ती का प्रयोग करा। तीसरे नंबर पे क्या बताया, 1 मास तक एरंड तेल का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर त्रिवृत स्नेहों का प्रयोग, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शस्ताव दाहस तथा अग्निना, अग्नि कर्म के बजाय दाह कर्म श्रेष्ठ बोला है, तो इसको हाईलाइट करना, क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अग्नि कर्म के अलावा के सिवा दाह कर्म करने को बोल रखा है, किसमें, बातज वाले शली, पित्तज वाले शली पद में क्या बताया दोस्तों, पित्तज वाले शली पद में देखो, गुल्फ की संधि के नीचे की सिरा का भेदन, और बाकी चिकित्सा किसके समान, वेरी 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 इंपोर्टेंट, मैंने आपको बताया ना, किसी की चिकित्सा किसी के समान, किसी के लक्षण किसी के समान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पित्त अर्बुद और विसर्प पद, बाकी चिकित्सा किसके समान करनी है, पित्तज अर्बुद और विसर्प के समान चिकित्सा करने को बोल रखा है। फिर आइए अगला आपका आता है कफ शली पद। कफ शली पद में क्या बताया है,
कफज शली पद में अंगूठे की प्रसिद्ध शिरा का जो क्षिप्र से 4 अंगुल ऊपर का भेदन करें और रोगी को मधुयुक्त क्वाथ बार बार पीने को बोल रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको पैर का बता दिया, अंगूठे वाला कफज में है, बातज वाला गुल्फ के ऊपर 4 अंगुला, गुल्फ के आधा वाला कौन सा है, पित्तज वाला है। फिर आइए आगे, देवदारू इन सब का लेप करो। फिर ये सारे के सारे जौ का अन्न सदा करना चाहिए, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर शल्यपद की निवृत्ति के लिए इन्होंने क्या बताया है। शलीपति की निवृत्ति के लिए सरसों का तेल, पूतीकरंज के पत्तों का रस शक्ति के अनुसार पिलाना चाहिए। काल सतम्य के भेद को जानने वाले वैद्य को पुत्र जीवक सोरस का प्रयोग करने को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुत्र जीवक सोरस इसका प्रयोग करने को बोल रखा है। और कुछ नहीं है। फिर शलीपद में पानी क्षार, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, पानी क्षार का प्रयोग करने से शलीपद, आपची, गलगंड, ग्रहणी, ये सारे सारे नष्ट होते हैं। इन्हीं तेलों से नस्य और अभ्यंग का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर द्रवंती, निशोथ, दंती, नील, ये सारे के सारे द्रव्यों को, सहुंड और शंखनी को जलाकर गौमूत्र में 21 बार छान लें। फिर इस सिद्ध क्षार जल में त्रिफला क्वाथ मिलाकर रोगी को पिलाएं। इस क्षार जल में भी उपयुक्त क्षार जल के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका चैप्टर सारा का सारा, तो हमें पानीय क्षार मिला शल्य पद में। ठीक है, मैं साइड में लिखा दूं आपको। जगह कितनी सी है, जगह लिखने लायक है ही नहीं तो। अच्छा, बेटा कुछ योग लिखो। हरित, नित्यानंद रस, पहला योग है। नित्य, नित्य आनंद रस। ठीक है, भावना देते हैं इसमें हरित की, क्वाथ की। क्लियर है। अनुपान है इसका शीतल जल। क्लियर है, नित्यानंद रस का। ठीक है, मुख्य द्रव्य इसमें शुंठी होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे आता है आपका पंचानन तेल और पंचानन घृत। पंचानन तेल और घृत, ये दोनों के दोनों शल्य पद में प्रयोग होते हैं। ठीक है, शल्य पद के योग है। जिस तरीके से पंचानन तेल है ना, पंचानन तेल, पंचानन घृत, इसी तरीके से पंचानन बटी अर्श रोगाधिकार में बताई है। ठीक है, शारंगधर के हैं ये, पंच आनन बटी अर्श रोग अधिकार में। ठीक है, और क्या लिखवाना है मेरे को, एक ये, हाँ, अष्टांग हृदय कफज शलीपद में, अष्टांग हृदय कफज शलीपद में वर्धमान अभ्या का प्रयोग बताया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्धमान अभ्या, वर्धमान अभ्या मतलब बढ़ती हुई अभ्या की संख्या, अभ्या मतलब हृत की। ठीक है, वर्धमान अभ्या का प्रयोग बताया है। और उपदंश का भी है एक चीज ना, उपदंश का भी लिखवा देता हूं। उपदंश के योग लिखना, उपदंश। ठीक है, उपदंश में पहला नंबर व्याधि हरण रस, व्याधि हरण रस। ठीक है, उपदंश में है। दूसरा रस घृत, योग रत्नाकर ने बताया उपदंश में। ठीक है, और तो कुछ छोड़ा है मैंने। और एक चीज चरक की भी बची है, चरक ने क्या बताया है, सर्षप लेप। छली पद में, कहाँ पे लिखूं, पर जगह ही नहीं है, यहां लिख देता हूँ। चरक शली पद में
सर्षप लेप प्लस सिरा सिरा भेदन, ठीक है, और कफ अग्नश्य क्रिया, ठीक है, कफ अग्नश्य चिकित्सा ये बता रखी है चरक ने शल्य पद में। सरसप लेप करने को बोल रखा है, और सिरा सिरा मतलब सिरा भेदन, और कफ अग्न चिकित्सा करने को बोली है। इस तरीके से हमारे 19 चैप्टर जो है ये खत्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 20th चैप्टर है, 20 से 30 तक के चैप्टर जो है इसको करेंगे। 31 to 40 चैप्टर जो है वो हम पंचकर्म के साथ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। अब इसका टेस्ट करेंगे हम मोस्ट लाइकली कब करें, शिवरात्रि के बाद ही क्लासेस शुरू करते हैं, शिवरात्रि तक तो छुट्टी रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर।